हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो है क्लास 12th के लिए। और स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट्स, यह जो चैप्टर है वह एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसके बारे में बताऊंगा और लाइन की इक्वेशन के बारे में बताऊंगा बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अर्थात सारणिक विधि से मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालना बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, अपना सेशन शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अंत तक देखें। और स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड फार्मूला बताता हूं और इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हल कराऊंगा और कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको क्वेश्चंस हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको जो फार्मूला है वह बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला होता है उसके लिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें पॉइंट्स दिए होंगे। जो पॉइंट्स होंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट होंगे, जैसे कि आपको त्रिभुज दिखा दूं मैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे और इसे x3 y3 मान लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इसका सारणिक में फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2। और जो स्टूडेंट्स जो हमारी x एक्सेस के पैरेलल चलती है उसे हम रो कहते हैं और जो परपेंडिकुलर चलती है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला कॉलम होता है उसमें हम x1 x2 x3 रखते हैं। जो दूसरा कॉलम होता है उसमें हम y1 y2 y3 रखते हैं और जो तीसरा स्टूडेंट्स कॉलम होता है उसमें हम 1 1 और 1 रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह हमारा फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट विधि से जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और स्टूडेंट्स, जो साधारण फॉर्मूला हमारा होता है जिसे हम लाइन में प्रयोग करते हैं वह होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे हल करेंगे तो भी आपको यही फॉर्मूला प्राप्त होगा। परंतु स्टूडेंट्स, यदि आपके क्वेश्चन में केवल पॉइंट्स आते हैं और वह आपसे कहता है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, तो आप इस विधि और इस विधि दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि वह आपसे कहेगा बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक विधि से, तो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। यदि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो स्टूडेंट्स वह गलत माना जाएगा, आंसर आपका दोनों में ही सेम आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर सारणिक विधि से हल करना है तो आप और स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन यदि आपसे ज्योमेट्री में पूछा जाता तो स्टूडेंट्स आप नीचे वाले फॉर्मूले अर्थात 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर x1 फिर छोटा कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का स्टूडेंट्स प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इससे संबंधित 2 पॉइंट्स बताता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट यह है कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोई भी बंद वक्र हो, बंद कोई भी आकृति हो जो उसका क्षेत्रफल है वह कभी भी आप निगेटिव नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात स्टूडेंट्स, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एरिया होता है वह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स, यदि इसमें जो हमारा मान आता है यदि वह निगेटिव आता है तो उसे हम हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे। अर्थात हमारी वैल्यू चाहे माइनस की आए चाहे प्लस की, हम सदैव उसे प्लस में ही रखते हैं। और स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट यह है कि स्टूडेंट्स कहीं कहीं पर हमें जो पॉइंट्स हैं वह पॉइंट्स दिए गए होंगे और कहा गया होगा कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु सररेख हैं।
अर्थात स्टूडेंट्स वह हमसे यह कहना चाहता है कि संरेख का अर्थ होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, अर्थात तीनों स्ट्रेट लाइन व्यक्त करते हैं। और यदि स्ट्रेट लाइन व्यक्त करेंगे तो इसमें कोई भी बंद आकृति नहीं बन रही है। और स्टूडेंट्स हम इसके अंदर जो अध्ययन कर रहे हैं वह त्रिभुज का कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इधर से आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह 0 के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई बंद आकृति बन रही है, और यदि कोई बंद आकृति नहीं बन रही है तो जो स्टूडेंट हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह 0 होगा। तो स्टूडेंट जो इसके लिए फॉर्मूला प्रयोग होगा वह यह होगा कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। अर्थात यदि कहीं पर दिया है संरेख, तो स्टूडेंट जो संरेख होने पर हमारा फॉर्मूला होगा वह स्टूडेंट्स यह होगा 1/2 x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 x3 y3 और 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यह आपके रिलेटेड फार्मूला है, और स्टूडेंट्स इन्हीं फार्मूला की मदद से, और माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मैं यह समझता हूँ कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स आपको यदि कहीं पर भी डाउट है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें और आपको पूरा बात मेरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने हर छोटे छोटे पॉइंट पर आपसे डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ से अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आते हैं वह 3 टाइप्स आते हैं। जो पहला टाइप का वह क्वेश्चन होता है वह यह होता है कि आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे और यह पूछेगा एग्जामिनर जो होगा कि आपको पॉइंट की सहायता से डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हुए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें वह आपको 3 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट, या तो x1 नहीं देगा, या तो y1 नहीं देगा, या तो x2 नहीं देगा, y2 नहीं देगा, अर्थात किसी एक पॉइंट्स को नहीं देगा, और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा तो आपको वह पॉइंट ज्ञात करना है। और तीसरा स्टूडेंट्स वह टाइप होगा कि आपको वह तीनों पॉइंट दिया होगा और पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं अथवा नहीं। स्टूडेंट्स यह रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है वह यह होता है कि आपको पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने पॉइंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स यह आपका पहला ब्रैकेट है, और यह दूसरा ब्रैकेट है, और यह तीसरा ब्रैकेट है। तो पहले ब्रैकेट के पॉइंट्स को x1 y1, दूसरे ब्रैकेट के पॉइंट्स को x2 y2 और थर्ड को x3 और y3 मानते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इन्हें बिना लिखे भी हल कर सकते हैं, और यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू -3, और इसी प्रकार स्टूडेंट्स x2 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू -1 और y3 इज इक्वल टू -8। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, तो जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वह यह होता है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 और 1। तो स्टूडेंट्स मैं यह सोचता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट्स हल करना तो आता ही होगा। तो चलिए हम पॉइंट्स रखते हैं। तो -2 3 और -1 ये x1 x2 और x3 की वैल्यूज है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम y1 y2 और y3 की वैल्यूज रखते हैं। तो -3 2 और -8 स्टूडेंट्स वैल्यूज होगी, और स्टूडेंट जो सबसे किनारे वाला कॉलम होता है उसमें 1 1 और 1 होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको डिटर्मिनेंट हल करना अवश्य ही आता होगा, और यदि नहीं आता है तो जो फर्स्ट इसका A11 होता है सबसे पहले हम -2 रखेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो 2 का 1 से तो 2, और स्टूडेंट्स माइनस चिन्ह आएगा, और -8 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस हो जाता है। और स्टूडेंट जो उसके बाद यहाँ पर चिन्ह होता है वह माइनस का होता है, और यदि आप फिर सेकंड लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स आप इस लाइन को -3 के नीचे वाली लाइन को और -3 के साथ वाली लाइन को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से 3 स्टूडेंट्स प्राप्त होगा, और यहाँ से माइनस माइनस +1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स
प्लस का 1 प्राप्त होगा तो आप +1 के नीचे वाली लाइन और उसके सामने वाली लाइन को छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे हल करते हैं तो 8 तिहाई 24 माइनस का 24 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2 स्टूडेंट्स प्राप्त होता है। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स 8 2 10 और 10 दूनी स्टूडेंट्स 20 होता है। इसी प्रकार 4 तिहाई 12 और इसी प्रकार 24 में डियर स्टूडेंट्स से जब 2 जाएंगे तो माइनस का 2 22 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आप इसे भी लिख दीजिए, तो ये -20 होगा और स्टूडेंट्स ये प्लस का 12 होगा और ये माइनस का 22 होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स जब आप इसे हल करेंगे तो आपको -30/2 प्राप्त होगा। यह आप इसे जोड़ लीजिए तो 20 और 22 और 20 42 होगा और 42 में जब स्टूडेंट्स आप 12 घटा देंगे तो आपको 30 प्राप्त होगा और जब आप 30 में 2 का भाग देंगे तो -15। और स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो क्षेत्रफल होता है वह त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो या फिर किसी भी बंद आकृति का हो, वह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। और यदि निगेटिव आता भी है तो आप हमेशा उसे पॉजिटिव ही रखेंगे। तो यहाँ आपको माइनस की वैल्यू प्राप्त हुई है तो आप इसे 15 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन है आपको उसके बारे में नहीं बताया गया है कि यह पॉइंट्स जो हमें गिवन है वह सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मिलीमीटर में है। तो आपको स्टूडेंट्स आप आंसर में नहीं लिख सकते हैं कि यह वर्ग मीटर में आंसर आएगा या फिर वर्ग किलोमीटर में आएगा या फिर वर्ग सेंटीमीटर में। तो आप स्टूडेंट्स इसका जो आंसर लिखेंगे वह वर्ग मात्रक में लिखेंगे। तो माय स्टूडेंट्स मैं सोचता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं जल्द ही आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और जो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन दिया गया है वह यह दिया गया है कि -3 -4 और -2 -7 और -1 और 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आप पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो x1 = -3 और y1 = -4, इसी प्रकार x2 = -2 और y2 = -7 और x3 = -1 और y3 = 1 रखेंगे। और इसके बाद आप जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह यह होता है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 होता है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आप यह सभी वैल्यूज इसमें रखेंगे। तो -3 -2 और -1 -4 -7 और 1 और स्टूडेंट जो सबसे किनारे वाला कॉलम होता है वह 1 1 और 1 का ही होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप 1/2 और -3 इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो -7 और -1 स्टूडेंट्स से प्राप्त होगा और +4 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि माइनस है और इसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद आप इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे तो -2 और प्लस का 1 प्राप्त होगा और इसके बाद प्लस का 1 लेंगे और माय डियर स्टूडेंट्स इसका -2 और -7 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद माइनस की ही हमें वैल्यू प्राप्त होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसे हल कर सकते हैं। तो -8 8 तिहाई 24 स्टूडेंट्स होता है और इसके बाद यहाँ से -4 और इसके बाद -9 प्राप्त होगा। तो जब आप इसे जोड़ते हैं तो 9 4 13 और 24 में तो स्टूडेंट्स 11/2 वर्ग मात्रक स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको प्राप्त हुआ है। और माय डियर स्टूडेंट्स यदि कहीं पर मुझसे चिन्ह में या फिर हल्की फुल्की गलती हो भी जाती है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सवाल हल करना सिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन आपकी खुद भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कैलकुलेशन गलत ना हो। फिर भी मैं बहुत ही ध्यान रखता हूँ कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, यदि होती है तो आप इसे खुद भी दूर करें। माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने सेकंड टाइप क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और मैंने आपसे पहले ही बताया था जो सेकंड टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं और पूछता है कि ये सररेख है अथवा नहीं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यह है आपका स्टूडेंट्स x1 = 8 y1 = -1 x2 = 4 और y2 = 7। इसी प्रकार
x3 इक्वल टू 6 और y3 इज इक्वल टू 3 होता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ कि संरेख होने पर जो प्रतिबंध होता है अर्थात फॉर्मूला होता है वह 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से अब वैल्यूज रखना शुरू करेंगे तो आप 8 4 और x3 की वैल्यू 6, इसी प्रकार y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 7 और y3 की वैल्यू 3 और 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप जब हल करेंगे तो 8 7 -3 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका इससे होता है, इसी प्रकार प्लस का 1 4 -6 और प्लस 1 और जब 1 लेंगे तो इसके नीचे वाली लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो 4 तिहाई 12 और 7 छंग 42। तो माय डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 और 1/2 और साथ में जब 3 जाएगा तो 4 और 8 चौको 32 होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपको -2 प्राप्त होगा और आप जानते हैं कि यदि आप 42 में से 12 घटा देंगे तो जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वह 30 प्राप्त होगी और इज इक्वल टू 0। और माय डियर स्टूडेंट्स यदि आप 12 में से 42 घटाएंगे तो आपको -30 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर -30 स्टूडेंट्स हो जाएगा और -30 + 30 से कट जाएगा तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यही आपको प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने हल्का सा जो गलती कर दी है वह यह है कि आप यदि -42 में से 12 को जोड़ेंगे तो आपको माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी और स्टूडेंट्स मैंने इसे धोखे से प्लस लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स बस इतनी सी गलती है। तो आप जब 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 प्राप्त होगा और माइनस का 30 और यह कट जाएगा, 0 बराबर 0। और दिखाया गया है कि यह बिंदु संरेख है और आपने यह सिद्ध भी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स मैं जल्दी आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन था वह यह था कि आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह गिवन होगा और कोई भी एक पॉइंट आपको निकालना होगा। तो उसी प्रकार का एक उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो क्वेश्चन यह है कि यदि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह 4 वर्ग मात्रक है तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। और जो स्टूडेंट्स पॉइंट से दिए गए हैं वह है K0 40 और 02। तो स्टूडेंट्स x1 बराबर k, y1 इक्वल टू 0, इसी प्रकार स्टूडेंट्स x2 इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 0 और y3 इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स दिया गया है। और स्टूडेंट्स आप जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का शारीरिक विधि से हल करने का जो फॉर्मूला होता है वह यह होता है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 और 1 होता है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह आपको 4 दिया गया है और 1/2 और अब आप वैल्यूज रख दीजिए। तो x1 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू 0 और 1, इसी प्रकार x2 की वैल्यू 4, y2 की 0 और स्टूडेंट्स 1 और स्टूडेंट्स x3 इज इक्वल टू 0 और y3 इज इक्वल टू 2 और यह हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो आप यदि 4 का पक्षांतरण करते हैं तो 4 दूनी स्टूडेंट्स 8 प्राप्त होगा। और जब स्टूडेंट्स आप इस डिटर्मिनेंट को हल करते हैं तो यह स्टूडेंट्स के 0 - 2 और -0 + 1 8 - 0 स्टूडेंट्स प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स जब यह 8 इज इक्वल टू k का अंदर गुणा करेंगे तो -2k प्राप्त होगा और यहाँ से स्टूडेंट्स प्लस का 8 प्राप्त होगा। और यदि आप प्लस के 8 का पक्षांतरण करेंगे तो -2k इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 8 है माइनस में जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको k की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स यदि आप k बराबर 0 रखते हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह 4 वर्ग मात्रक के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूँ कि यहाँ से आपको जो मेरा वीडियो है वह अंत तक समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के सवाल बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी सवाल थे वह स्टूडेंट्स यहाँ से ख़त्म हो गए। तो स्टूडेंट्स मैं जो अगला क्वेश्चन लाऊंगा वह शारीरिक विधि का प्रयोग करके जो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है वह आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो स्टूडेंट्स यह रहा आपका अगला सवाल और क्वेश्चन यह है कि शारीरिक का प्रयोग करके आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हम
पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जैसा कि दिया गया है कि x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 3 और y2 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स, जब हम रेखा का इक्वेशन ज्ञात करना होता है, अर्थात स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना होता है, तो हम x3 इज इक्वल टू x और y3 इज इक्वल टू y मान लेते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें उसी लॉजिक का प्रयोग इस क्वेश्चन को हल करने में करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज यहाँ से रख देंगे। तो 1 3x और यहाँ से स्टूडेंट्स 2 6 और y और यहाँ से स्टूडेंट्स 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस डिटर्मिनेंट को हल करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 6 माइनस वाई 6 का गुणा 1 से और y का गुणा 1 से, इसी प्रकार -2 3 माइनस एक्स प्लस 1 3y माइनस 6x। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट को हल हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आप 1 का गुणा 6 माइनस वाई से करेंगे तो 6 माइनस वाई ही प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स, इसे हम हल करते हैं तो यहाँ से 6 माइनस वाई और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार प्लस का 2x और यहाँ से प्लस का 3y और माइनस का 6x माइनस स्टूडेंट्स प्राप्त होगा। और जब स्टूडेंट्स आप हल करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -4x और प्लस का 2y स्टूडेंट्स प्राप्त होगा। और जब आप 2 का कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 2x प्लस वाई स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन प्राप्त होगा वह y बराबर 2x के बराबर प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेखा का समीकरण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से यह मेरा वीडियो खत्म होता है और जल्द ही मैं डिटर्मिनेंट से संबंधित आपको जल्द ही अपना दूसरा लेक्चर सामने लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ वह पूरी तरह से आप तक जा पा रही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करते रहें।